इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बजट 2.0, सपनों को मिलेगी उड़ान। गैरसैंण स्थित भराड़ीसेन विधानसभा में सोमवार से उत्तराखंड का विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही सरकार ने सदन में बजट जो है वो पेश कर दिया। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1,11,00,000 करोड़ से अधिक का बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। चुनावी साल होने के कारण इस बजट में आम जनता, विशेषकर महिलाओं, सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों को काफी उम्मीदें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इस बजट से आपको बता दें कि सामाजिक कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए तकरीबन 599 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए तकरीबन 149 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, आंचल अमृत योजना और वात्सल्य योजना के माध्यम से मातृ और शिशु पोषण को मजबूत करने पर यहां पर जोर जो है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई शहर निकायों को तकरीबन 1814 करोड़ रुपए जो है वो भी दिए गए हैं, जबकि पहाड़ी शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए स्मार्ट सिटी पहाड़ शहर योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा सुविधाओं के लिए आवास विकास विभाग को 130 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने तकनीकी विकास को प्राथमिकता देते हुए यहां पर एआई मिशन के क्रियान्वयन के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो हैं वो भी यहां प्रावधान में किया गया। आपको बता दें कि राज्य का डेटा सेंटर को मजबूत करने के लिए तकरीबन 105 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात आईटी की जाए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी को 25 करोड़ रुपए का अनुदान यहां पर दिया गया। राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया कि श्रम विभाग ने महिला कर्मचारियों को रात्रिपाली में काम करने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षित आवागमन और यौन उत्पीड़न रोकने के प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि यहां पर कर्मकार बोर्ड के माध्यम से 10 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण जो है वो दिया गया। इसी के बाद आपको बता दें कि यहां पर जो है देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड का कैंसर और यहां पर मैटरनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। बजट में आखिरकार क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार विपक्ष का क्या कुछ कहना है। देखिए, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास एस, आत्मनिर्भरता ए, नवाचार एन, कौशल विकास के, अवसंरचना विकास ए, लोक सहभागिता एल, पारदर्शिता पी को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब, युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादी, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है। ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु
रुपए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपए 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपए 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सरकार कभी ये कहेगी कि ये समुचित विकास वाला बजट नहीं है। देखिए, घोर निराशाजनक वाला बजट है। इस बजट में कहीं पर भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। किसान की आय दुगना कैसे हो, इस दिशा में कोई बात नहीं कही गई है। मानव और वन्यजीव संघर्ष है, उसको कम करने के लिए कोई उपाय इसके अंदर नहीं है। किसान की आय दुगना कैसे होगी, कोई व्यवस्था इसके अंदर नहीं। महंगाई कैसे कम होगी, कोई व्यवस्था नहीं। ये सरकार है, बजट का आकार तो बढ़ा दिया, लेकिन महंगाई भी अपने चरम पर है। तो ऐसी सरकार है, एक हाथ से देती है, दोनों हाथों से लूटने का काम करती है। चुनावी बजट कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी बजट, देखिए मैंने कहा ना कि ये सरकार घोर निराशाजनक वाला बजट प्रस्तुत किया है। और चुनाव की बात जब आपने की है, उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को भली भांति पहचान चुके। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस लगातार इसे घोर निराशाजनक वाला बजट बता रही है, लेकिन आपको बता दें तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट जो है इस बार धामी सरकार ने यहां पर चुनाव से पहले जो है वो जनता को सौंपा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। दोनों से पहले आपको रूबरू करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की जो है हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रभा बधूनी जो है प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुकी हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आशीष सैनी जो है वो जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल देखिए मेरा प्रभा जी आपसे रहेगा। कांग्रेस ने तो साफ तौर पर यहाँ पे इसे घोर निराशाजनक वाला बजट करार कर दिया है, क्या कहेंगी? देखिए समृद्ध जी, मैं ये कहना चाहूंगी जो एक आज बजट पेश किया है वो सरकार ने, तो ये बहुत ही संतुलित बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है। और देखिए ये कहूंगी उत्तराखंड के इतिहास में जब से उत्तराखंड बना है पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ है। तो ये अपने में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो 25 वर्षों का हमारी एक यात्रा रही है उत्तराखंड राज्य जब से बना है, ये कितनी अच्छी यात्रा रही है। और हर बार देखिए बजट जिस प्रकार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे राजस्व में वृद्धि हो रही है। जो भी काम राज्य सरकार कर रही है उससे ये पता चल रहा है कितनी पारदर्शी नीतियों से राज्य में काम हो रहा है। और अभी पिछले दिनों ही हमने यहाँ पर देखा था कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जो आंकड़ा पिछली बार हम देख रहे थे 1 लाख के आसपास था, वो कहीं ना कहीं अब 2 लाख से ऊपर चला गया है। तो ये सारी परिस्थितियां हमें बताती है कि जो बजट है वो अपने आप में इन सभी चीजों को देखकर ही बनाया जाता है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। कोई भी बजट जो पिछली बार अगर वो 9 करोड़ का, तो इस वक्त कम से कम उसमें 2 करोड़ की वृद्धि की गई है। और जो हमारी महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं, बाहर से आके अलग अलग जिलों में रहती है, उनके लिए हॉस्टल बनाने का काम करना हो, या जो बच्चे हैं महालक्ष्मी किट दी जाती है, जो हमारी ये प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उसके बाद उनको एक दिया जाता है। तो वो सरकार की तरफ से ऐसी छोटी छोटी योजनाएं लाकर वो सारे काम किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बल देती है। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से राज्य में बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य हुए जो पहली बार हुए हैं। पहली बार अगर हम ये देखें कि खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात ये तो वो हमारी सरकार में हुई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है।
अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, क्योंकि जहां देखिए समृद्धि जी, हम उत्तराखंड को पहले कहते थे देवभूमि है, वीरों की भूमि है, क्योंकि सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश रहा है। लेकिन आज अगर हम इसे खेल भूमि के रूप में भी देखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तभी संभव हो पाती है जब हम इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं बजट देते हैं, और हमें पता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे निकलते हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल से निकलते हैं। तो स्कूल में अगर हम स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उनको वातावरण देंगे, तो तभी आज हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो ओलंपिक में हो, या अभी हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया था, तो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हमारे बच्चे इतने ज्यादा पदक लेकर वहां पे विजयी हुए थे। तीसरा में जो मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगी है कि जिस प्रकार से पहली बार जो समान शिक्षा के लिए यूसीसी कानून हम लेके आए थे कि सबको समान अधिकार देना चाहिए, और जो अब 1 जनवरी से जो मदरसा बोर्ड है जिसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, अगर हमारे राष्ट्र में सब जगह एक जैसा कानून है तो फिर ये अलग से कौन सी शिक्षा दी जाती थी कांग्रेस के शासनकाल में, या देश में हो, राज्य में हो। तो जब एक जैसी शिक्षा का मतलब होता है सबको अपने स्वावलंबी हमारे बच्चे बने, चाहे वो कोई भी हो, तो अगर ये चीज समाप्त की जा रही है तो ये बहुत अच्छा कानून लेकर हमारी सरकार आई है। और पहली बार अगर आप देखें तो आदि कैलाश में मैराथन का आयोजन किया गया था। तो ये सब क्या है कि जो भविष्य की नींव रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से उसका प्रभाव हो रहा है, और कई ऐसे ऐसे फैसले बड़े बड़े यहाँ से लिए जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ना केवल राज्य के लिए बल्कि देश की अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर पेश करेंगे। तो मुझे लगता है चाहे हम बजट के रूप में इसको ले लें या फिर हम कुछ अभूतपूर्व निर्णय लेने के रूप में देख ले, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और इसके लिए मैं सरकार की बहुत तारीफ करूंगी, और मैं ये कहूंगी बहुत संतुलित और अगर राज्य को अग्रणी बनाने वाला ये बजट है। प्रभा जी, देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी है कि पहाड़ों के विकास की सरकार ने बात की, उसके लिए स्मार्ट योजना भी लेके आई है, 30 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। और स्मार्ट सिटी योजना का हाल देहरादून में क्या हुआ ये तो पूरा देश जानता है। देखिए समृद्धि जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप देहरादून के संदर्भ में भी इसे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्मार्ट सिटी देहरादून थी वहां पर काम नहीं हुए हैं, काम बहुत हुए हैं। हाँ, जो काम जिस तेजी से हम भी ये सोच रहे थे, सभी की अपेक्षाएं होती है, हम भी यहीं रहते हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनमें थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन ये कहना कि आप ये कहो कि नहीं आपने स्मार्ट सिटी कहा था, अगर आप स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देखिए, अगर आप रोड यहाँ पे देख लीजिए, उनका जाल देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, जगह जगह शौचालय देख लीजिए, पार्कों का सौंदर्यीकरण देख लीजिए, और विभिन्न प्रकार से जो हमारे ग्राउंड है वहां पे स्पोर्ट्स या जिम वगैरह देना हो, खुले पार्कों में बहुत सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। और नए नए मैं कहूंगी कि जो फ्लाईओवर, रिंग रोड बनने वो सब बने हैं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जिस तेजी से होने चाहिए उस तेजी में नहीं हुए थे, तो वो बात कहीं पर है, लेकिन ये कह देना कि यहाँ पर नहीं हुए। और मुझे लगता है जो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहाड़ों के लिए जो ये 30 करोड़ का बजट रखा गया है, इसका अपने आप में देखिए मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पहाड़ों, क्योंकि बार बार देखिए और विपक्षी दल यही कहते हैं कि हर बार मैदानी क्षेत्रों के लिए बजट रखा जाता है, पहाड़ों की तरफ कोई नहीं देता है, वहां पलायन हो रहा है। तो मुझे लगता है जब इस प्रकार से बजट में ही प्रावधान कर दिया गया है कि 30 करोड़ रुपए का बजट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होगा, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार अभी मैं विपक्ष नेता को सुन रही थी, वो कह रहे थे वहां पे जंगली जानवरों का आतंक है, तो देखिए ये सब चीजें उसी को ध्यान में रखकर दी गई है कि प्रभा जी उत्तराखंड का जो अधिकांश इलाका है, जो अधिकांश क्षेत्र है राज्य का, वो पहाड़ी है। ऐसे में आपको लगता है 30 करोड़ जो है ये जस्टिफाइड होंगे? नहीं, देखिए समृद्धि जी, मैं ये कहना चाहूंगी 30 करोड़ रुपए कोई ये नहीं है कि हम ये कहें कि ये सारी चीजों को मैं कहूंगी कि कवर अप कर लेंगे। ये एक शुरुआती दौर में दिए जाएंगे, जिससे कि जो छोटी छोटी शुरुआती हमें समस्याएं वहां पर आती हैं, कम से कम एक जो विचार है कि इनको भी हम स्मार्ट सिटी की तरह, क्योंकि कुछ जिले में आपको बताऊंगी समृद्धि जी वो बहुत ज्यादा विकसित हमारे हो रही है, जहाँ पे पलायन का रेशो बहुत कम है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे पलायन बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन कई हमारे जिले हैं जहाँ पर पलायन नहीं है। वहां आज भी जो हमारी पौराणिक विरासत है, संस्कृति है, वो वर्षों से चली आ रही है। अभी हमने कई पौराणिक मेले देखे जो कई वर्षों में, पिछले कई वर्षों से बंद हो गए थे, पिछली सरकारों ने उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार अब करोड़ों का बजट उन मेलों के आयोजन के लिए रख रही है। तो ये उसी के परिदृश्य में हमें इस बजट को देखना चाहिए कि जो पुरातन संस्कृति से जुड़े हमारे काम है वो दोबारा शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं वहां से जो हम कहेंगे स्थानीय जनता है या जो भी वहां पे लोग जनप्रतिनिधि काम करेंगे, उनको प्रोत्साहन के रूप में ये दिया जा रहा है कि आप पुरानी जड़ों से जुड़े, और जो पौराणिक काम हमारे या पुरानी संस्कृतियां हमारी विलुप्त हो रही है उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ठीक है, आशीष जी आप पे आऊंगा। देखिए साफ तौर पे सरकार ने कहा है कि देखिए गरीब कल्याण, युवा
अन्नदाता और नारी शक्ति पर जो है इसका विशेष फोकस इस बार के बजट का रहा, लेकिन आपने कह दिया कि देखिए बजट जो है विफल है। क्या कहेंगे सर? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आशीष जी, शायद आपकी तरफ से कुछ, आपकी आवाज जो है देखिए यहां तक नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि अगर आप म्यूट का जो बटन है उसको एक बार फिर से चेक करें। चलिए, यहां कुछ तकनीकी खामियां जो है फिलहाल देखने को मिल रही हैं, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री बाल और विकास निधि की अगर बात की जाए, उसके लिए भी तकरीबन 8 करोड़ जो है यहां पे प्रभाजी दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी यहां पे जो है विशेष फोकस सरकार दिखाना चाह रही है, और कांग्रेस लगातार ये भी कह रही है कि देखिए महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं सरकार। नहीं समरीश जी, ये बात नहीं है, हमारा फोकस ये नहीं है। बजट सत्र में हमें पहले से ही यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा, जो कि आज के बजट में हमें दिख गया है कि किस प्रकार से 9 करोड़ रुपए से, जिसका उन्होंने कहा है कि जेंडर जो बायस था उसको भी दूर करने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। क्योंकि अगर आप देखिए उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो जैसे हम बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं, आज शायद ही यहाँ पर कोई महिला हो जो अपना काम नहीं कर रही हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, क्योंकि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और अगर हम बड़े मैदानी क्षेत्रों में देखें तो ये तो एक IT हब बनने की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ फार्मा सेक्टर देखें, और आज अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे उत्तराखंड एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है। बहुत सारी दवाइयां हो गई, IT सेक्टर हो गए, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि एक हमने ओपन विंडो सिस्टम यहाँ पे रखा है। जब भी बाहर से यहाँ पर कोई भी बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए हमने सारे जो नियम कानून होते थे उनको उस तरह की उलझनों में ना पड़ के वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो जो माहौल देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, उसी का ये परिणाम है कि आज यहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ पर आ रहे हैं और अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। आशीष जी, आप पे आऊंगा। देखिए उस टाइम कुछ तकनीकी खामियां हो रही थी। अगर आपको मेरा प्रश्न मिला हो तो मैं चाहूंगा कि आप उसका जो है जवाब दें कि यहाँ पर जो है युवा, अन्नदाता, महिला सशक्तिकरण पर जो है सरकार विशेष फोकस करने की बात कर रही है, साथ ही गरीब कल्याण पर भी जो है विशेष फोकस करने की बात कर रही है, लेकिन इसे जो है कांग्रेस ने साफ तौर पर निराधार करार कर दिया है बजट को। क्या कहेंगे सर? निराधार करने का एक कारण है, मैं बहुत लंबा समय न लेकर छोटी समय में अपनी बात करूंगा। कारण ये है कि ये एक अनुपूरक बजट है, यानी पहले से चल रही योजनाओं को उसके बढ़ते हुए साइज के अनुसार, यदि वो 100 करोड़ का बजट था तो अब वो 125 करोड़, क्योंकि अब महंगाई की दर भी बढ़ी है तो बढ़ा दिए गए हैं। अनुपूरक बजट इसलिए कहूंगा क्योंकि इस बजट में पिछले वर्ष के बजट के अनुसार जो योजनाएं चल रही थी उन्हीं को दोबारा बढ़ाया गया। जैसे मनरेगा योजना में थोड़ा बजट बढ़ाया, तो वो मनरेगा योजना का बजट है वो पहले से ही है। महालक्ष्मी किट वितरण लंबे समय से चल रहा है तो वही दोबारा से बढ़ा दिया है। एक मैं सबका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन नया बजट जो नया जिसे कह रहे जिसकी आवश्यकता थी, यानी उत्तराखंड के जो हमारे उद्योग धंधे तबाह हुए, जो पर्यटन से जुड़े हुए थे, उनकी रक्षा के लिए और पुनर्स्थापना के लिए कोई बजट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा था हायर एजुकेशन में बच्चों को जो हमारे उत्तराखंड के हैं उनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, वो नहीं है। इन्होंने कहा कि बालिका कल्याण योजना में बजट बढ़ाया। बालिका कल्याण में तो पहले से ही आप 50,000 रुपए प्रत्येक बालिका को जो निश्चित आय से कम की थी, परिवार से संबंधित थी, तो उनको मिल रहा था। तो नया इसमें कुछ नहीं है, ये केवल बजट कंटिन्यूएशन का बजट है, अनुपूरक बजट है। दूसरा, मैं इसमें इसका कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा किया खनन से और कई और कामों से, और अभी इन्होंने प्रभाजी ने भी कहा कि हम कुछ जो उद्योगपतियों को भी ला रहे हैं। एक भी उद्योगपति का प्लांट यहाँ नया नहीं लगा है, ना ही कोई लाने की योजना है, ना ही कोई उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऊर्जा सरप्लस राज्य होने के बावजूद भी महंगी बिजली देने के कारण कोई भी नया उद्योग यहाँ पर नहीं आ रहा है। दूसरा, जो फाइनेंस कारपोरेशन का काम था, नए उद्योगों की स्थापना, चाहे वो लघु उद्योग हो या सीमांत उद्योग हो या फिर बड़े उद्योग हो, उनकी स्थापना के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। और विशेष रूप से जो ट्रेनिंग सेंटर का काम था, जिसके लिए इस सरकार ने अनेक समय पर कहा कि हम करेंगे, वो नहीं किए गए। और जो बॉर्डर स्टेट है, चाइना से लगता हुआ है, सुरक्षा के लेकर बहुत अधिक कार्य या चिंता इस सरकार के बजट में दिखाई नहीं दी है। ये जो मुख्यमंत्री जी लगातार 4 साल से भाषण दे रहे हैं, वही भाषण दोबारा पढ़ दिया गया है। वास्तव में मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ईमानदारी की बात यह है कि नए बजट का प्रावधान और एक वेलफेयर स्टेट बनाने का जो प्रावधान है, ये केवल समाज कल्याण में सिमट कर रह गया है। मुझे एक बात बता देंगी प्रभाजी, यदि अपने समय में, कि जो समाज कल्याण विभाग के अलावा
जिसमें गर्भवती से लेकर महिला, बाल और जो हमारी आंगनबाड़ी आशाएं, कुपोषित बच्चे सब आ रहे हैं। पेंशन भी उसमें आती है। इसके अलावा कौन सा आपने प्रावधान किया है? कोई आपने नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया हो, नया मेडिकल हॉस्पिटल खोला हो, हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए कोई आपने बजट आवंटित किया हो? तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं इसमें बताना नहीं है तो यही प्रभा जी आऊंगा मैं आप पे। देखिए मैं आऊंगा, पहले इनसे एक बार इनकी पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आप पे आऊंगा। जी आशीष जी। तो हेल्थ, मैंने कहा हेल्थ को लेकर, क्योंकि जो हेल्थ और एजुकेशन है, दो सबसे मेजर पार्ट होते हैं जी। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी भी आए तो उन्होंने अपने भाषण में भी कोई राज्य के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा या कहीं अपनी पीठ थपथपाने का काम किया ही नहीं है। यदि गृह मंत्री जी को नहीं बताया गया, मुख्यमंत्री जी ने अपने तमाम बहुउद्देशीय शिविरों में नहीं बताया और अपने भाषण में भी नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई काम हुआ नहीं है। अगर कोई छूट गया हो तो जरूर प्रभा जी अगर बता देंगे तो हमारा धन्यवाद होगा उनके प्रति। ठीक है, प्रभा जी जवाब दीजिए इनकी बात का। हाँ देखिए समृद्ध जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस या मैं कहूंगी जो भी विपक्ष है, देश की बात करे, राज्य में करे, इनको कभी कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। जनता की, राज्य की जनता बहुत खुश है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये मेडिकल जिले के लेवल पे भी मैं बात करूं तो हर जिले में अगर किसी ने भी कहा है कि एक जिले में मेडिकल हॉस्पिटल खोलने का काम करना, वो हमारी सरकार ने किया है और उसके लिए बजट भी हमारी सरकार ने ही आवंटित किया है हर जिले के लिए। ठीक है, दूसरा जो मैं ये कहूंगी कि जो ये हॉस्टल खोलने महिलाओं के लिए बात करिए, वो आप देहरादून में देख लो, उत्तरकाशी में देख लो, आप किसी भी हल्द्वानी में देख लो, नैनीताल में देख लो, वहां पे भी हमारी सरकार ने खोले हैं। प्रभा जी वो पूछ रहे हैं अस्पताल का नाम बता दीजिए। नहीं देखिए आप जिले में नहीं, आप चले जाइए कि आप उत्तरकाशी जिले में चले जाइए जहाँ पे जो महिला हॉस्पिटल है या जो जिला हॉस्पिटल, तो जिले हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय देहरादून, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी, हल्द्वानी उसी के नाम से खोले जाएंगे, किसी महिला के नाम पे वो नहीं खोले जाएंगे। तीसरा बिल्कुल, और तीसरा समृद्धि जी मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे पहली बार इतिहास में उत्तराखंड में ऐसा हुआ था कि हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से 25 बच्चे निकले थे जो कि ऑल इंडिया लेवल पे स्पेशलिस्ट एमडी और एमएस के लिए सेलेक्ट हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, हल्द्वानी और में पहली बार कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पर खोला गया है, वो हमारे कार्यकाल में हुआ। 150 बेड का एक्स्ट्रा अतिरिक्त मैं कहूंगी कि हॉस्पिटल खोला गया, वो हमारी सरकार की उपलब्धि है। जहां पर भी हॉस्पिटल है, अगर वो 100 बेड का है, 200 हमने उसको करा है। इसी प्रकार से अगर आप ये देखें कि सीमावर्ती क्षेत्रों की मैं अभी ये बात कर रही, तो आप सीमावर्ती क्षेत्रों में आज ये बताइए, ये तो वो सरकार है जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र जो इतने संवेदनशील थे, इनकी सरकार तो कहती थी कि उनको उजड़े हुए रहने दो, वहां तो बसाओ ही मत लोगों को, क्योंकि वहां तो लोग रहते नहीं है। लेकिन ये हमारी सरकार थी जिसने उनको वाइब्रेंट विलेज बनाया, वहां के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया। ठीक है आशीष जी, चलिए आशीष जी जल्दी से इनकी बात का जवाब दीजिए। आज तक तो वाइब्रेंट विलेज का बजट कहाँ से आएगा? ठीक है आशीष जी, इनकी बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा है प्रोडक्ट्स ले रहे हो सर ये झूठ बोलने का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, ये इन्होंने मुख्यमंत्री से सीखा है। मुख्यमंत्री भी ऐसी बोलते हैं तो प्रवक्ता भी ऐसी बोल रहे हैं। जी प्रभा जी देखिए साफ तौर पे वो तो इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं देखिए उनका काम इल्जाम लगाना है। एक भी सवाल का तो जवाब नहीं दिया समृद्ध जी इन्होंने, दे ही नहीं रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है। असली बात तो यही है। हम ये बोले कि भाई जो आप मुझे बताइए ना, सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज घोषित करने से क्या सिक्योरिटी बढ़ी है, ये बताइए। आप ये मुझे बताइए। लेकिन आपने सेना के जवानों को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया है, ये आपकी उपलब्धि है क्या? नहीं, कोई समिट हुआ ही नहीं है, कोई फायदा इंडिया को उस समिट से नहीं हुआ है। नहीं, आपके समिट से क्या फायदा हुआ ये जानना चाहते हैं हम लोग। सरकार आपकी है 9 साल से यहाँ पर, अपने काम से पीछे 9 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया है वो बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं आप? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का अपना समय जो है वो देने के लिए और आज की हमारी इस चर्चा में जो है अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे जो है तकरीबन 1,11,000 करोड़ से अधिक का बजट जो है वो पेश किया है। बजट 2.0 इसे कहा जा रहा है। स्वरोजगार योजना से लेकर युवाओं के लिए जो है इसे एक उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि देखिए इस बजट से जो है हमने महिला सशक्तिकरण और युवाओं को और इसी के साथ साथ जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उन पर विशेष फोकस जो है रखा है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि ये पूरा बजट जो है ये निराधार है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।